बीच में ही बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं संघ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज जो अभिषेक राज सिंह सर ने जो मुख्य कंसेप्ट दिया, वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था। हालांकि उन्होंने बहुत कम समय में कंसेप्ट दिया, लेकिन उसका अर्थ बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज हो गई थी, हमारे साथियों ने ऐसा वहां पर बयां किया था कि वो जो जमीनें हैं, खासकर मंदिरों के बीच में जो होती है, वो बुद्ध विहारों की या अशोकन स्क्रिप्चर्स की या कुछ स्तूप होते हैं उसकी है। तो उनकी हालात ऐसी हो गई कि वो जज ने वो केस डिसमिस करने की बात कही, तो इसीलिए उनको केस खुद ही वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि ये हुआ क्यों, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग संघ में नहीं है। और संघ में, जैसे बुद्ध ने कहा है कि संघे शक्ति, संघ में ताकत होती है। अगर वहां पर वो जज को पता चल जाता कि सुप्रीम कोर्ट में और सारे भारत के उच्च न्यायालयों में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक अगर हमारे सारे वकील भाई या जितने भी जजेस होंगे वो अगर इकट्ठा रहते, तो उस जज की ये हिम्मत नहीं होती कि वो केस को हमारे डिसमिस कर देता। तो इसका मैं एक लॉस जो होता है संघ में नहीं होने की वजह से, हम लोग सॉलिडेरिटी में, एकता में नहीं होने की वजह से क्या नुकसान होता है, इसके मैं कुछ चंद उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बात खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी हो चुकी थी। आप सभी को पता है कि 1930, 31 और 32 में बाबा साहब ने अपनी ब्रिलियंसी के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इतनी बुद्धिमत्ता दिखाई, उसके बल पर अंग्रेज सरकार नीचे दब गई और उन्होंने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, उसमें 70 से 80% तक सारे सुझाव बाबा साहब अम्बेडकर के थे। और उस एक्ट को बनाने की कमेटी में भारत से सिर्फ एकमात्र व्यक्ति को लिया गया था। वो व्यक्ति राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक्ट बनाने के लिए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। इसका मतलब ये हुआ कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसका बेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ चुका है। इसीलिए बहुत सारे विरोधक ऐसा भी कहते हैं कि ये तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया था। तो इससे ये मिला सारे लोगों को, खासकर SC ST OBCs और महिलाओं को वोट फ्रेंचाइज का अधिकार मिला और इलेक्शन को खड़े रहने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन बाबा साहब को ब्लॉक कैसे किया जाता था, और जब भी बाबा साहब के साथ संघ के रूप में लोग जुड़ते नहीं थे तो नुकसान भी कितना उठाना पड़ता था, इसका जो संबंध है सीधे आज के कंसेप्ट से आता है। बात ऐसी हुई कि 1937 में जब 1935 का एक्ट बना और वोट का पहली बार सारे भारत के सभी लोगों को, जो लोग उस वक्त के 21 साल के ऊपर के जो भी सिटीजन्स थे, उनको अधिकार मिला। महिलाओं को तो पहली बार अधिकार मिला, और महिलाओं का, भारत के महिलाओं को अंग्रेज महिला और US की महिलाओं से पहले ही मिला। तो ये किसी ने मांगा नहीं था, बाबा साहब की बदौलत सारा कुछ मिल गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि 1937 के इलेक्शन में बाबा साहब के 17 MLA चुन कर आए थे। तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली और बॉम्बे असेंबली में बहुत बड़ा बोलबाला हुआ था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, स्वतंत्र मजदूर पक्ष जो बाबा साहब ने खड़ा किया था। लेकिन वक्त के चलते ऐसा हुआ कि बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से इस देश के, भारत के सबसे बड़े लेबर लीडर बनकर आए थे सामने। तो अंग्रेज और गांधी जी को ये लगा कि कांग्रेस और गांधी को ये लगा कि ये डॉक्टर अंबेडकर अगर यूनानिमसली और अनडिस्प्यूटेड लीडर अगर बन जाएंगे यहाँ के लेबर के, तो हो सकता है कि जैसी क्रांति रशिया में हो चुकी थी, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थी, वो भी हो सकती है और ये हमको आगे निकल कर जा सकते हैं हमारे। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली और बाबा साहब को एक जो लेबर लीडर के तौर पर उनको कम करने के लिए बहुत मेहनत की। उसका परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब ने चाल बदल दी और 1942 में बाबा साहब ने नागपुर में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को कन्वर्ट किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में। ये इसीलिए कहा, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पता चला कि सारे लोग मुझे हर दिशा से घेरते थे और मैं बार बार कोशिश करता था कि खासकर जो
अछूत लोग हैं, SC ST लोग हैं, इनके हितों की बात मैं ज्यादा से ज्यादा रख सकूं। तो इसीलिए उन्होंने अपना तरीका बदल दिया और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी में बदल दिया। लेकिन उसका परिणाम इतना सही हुआ कि नागपुर को 19, 20 और 21 जुलाई 1942 को सारे भारत से 75,000 लोग वहां पर आए थे। 75,000 प्रतिनिधि एक 3 दिन की सभा के लिए आना, और वो भी ऐसे काल में लाना कि सारे लोग गरीब थे, अनपढ़ थे। तो एक इंसान की इतनी बिलीफ सिस्टम थी, इतने लोग बाबा साहब के ऊपर बिलीव करते थे। उस वक्त एक संघ खड़ा था बाबा साहब के पीछे। तो बाबा साहब की एक आवाज से 3 दिन तक लोग नागपुर में रहे। 75,000 लोगों का खाना उनको खिलाना, उनकी रहने की सुविधा करना, बहुत बड़ा ग्राउंड, और वहां पर बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी। तो सोचो तुम, हम लोग अभी 2,000 लोगों का प्रोग्राम लगाते हैं, संगीति लगाते हैं, तो कितना पसीना निकल आता है। तो बाबा साहब ने कैसा किया होगा। तो ये सारा कुछ खेल था संघ में लोग होने की वजह से। लेकिन उसका दूसरा परिणाम भी है, कांग्रेस, गांधी और लोग हरदम बाबा साहब को पीछे ढकेलने की कोशिश करते थे। जैसे 1942 का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ, तो अंग्रेजों ने बाबा साहब को लेबर मेंबर करके इंटरिम गवर्नमेंट में ले लिया, अंग्रेजों के गवर्नमेंट में ले लिया। और बाबा साहब 1942 से 1946 तक लेबर और 5 प्रकार के मिनिस्ट्री का अधिकार संभाल रहे थे, और उन्होंने करीब करीब लेबर लोगों के लिए, SC ST के लिए 49 कानून बनाए थे। वो इतने कारगर सिद्ध हुए कानून, उससे खासकर SC ST लोग और लेबर लोगों में बहुत बड़ी जागृति आ गई। लेकिन बात ऐसी हो गई कि 1945 में जैसा द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ, तो बाबा साहब को पहले पता चला कि अभी हमको अंग्रेजों को इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता प्रदान करनी ही होगी, क्योंकि अंग्रेजों की इकोनॉमिक हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। ऐसे में बाबा साहब उधर इंग्लैंड जाते हैं, और विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली ऐसे लोगों, बड़े बड़े लोगों से, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मिलते हैं और अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं। लेकिन 1946 में देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन में जिस पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि होंगे, उतने ही प्रतिनिधियों के हिसाब से उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उतनी वैल्यू दी जाती थी। बाबा साहब को सारी तरह से रोक दिया गया, और बाबा साहब को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने नहीं दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो हार चुके थे, तो बाद में जाके बंगाल से वो चुन कर आए। लेकिन उस वक्त बात ऐसी हुई कि अंग्रेज लोग, खासकर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल वगैरह, कहते थे कि बाबा साहब आपके साथ तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, आपके साथ प्रतिनिधि नहीं है तो आपकी आवाज हम सुनेंगे कैसे हाउस में। तो बाबा साहब चिंता में पड़ गए। उस वक्त बाबा साहब को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टैंड कैसा लूं। मैं चाहता तो हूं कि इस देश का भला हो जाए, लेकिन मुझे, मेरा प्रतिनिधित्व हाउस में नहीं है, तो मैं संघ में नहीं हूं। उस वक्त कांग्रेस ने बहुत सारे बाबा साहब के लोगों को तोड़ने की कोशिश की। उस वक्त बाबा साहब हर फील्ड पर काम करते थे, उतनी एनर्जी नहीं पूछती थी, और पैसा भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में बाबा साहब बहुत चिंतित हुआ करते थे। और फिर उन्होंने ये सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो उस वक्त बात ऐसी हुई कि अंग्रेज लोग बाबा साहब को सुनना नहीं चाहते थे, और ये सुनना इसलिए नहीं चाहते थे कि कांग्रेस कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही प्रतिनिधि है, तो उनको तुम इतनी तवज्जो क्यों देते हो, वो जो सजेशन देते हो, जो वो भी जो ड्राफ्ट देते हो, उसको सुनते क्यों हो। आप जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी हाउस में या पॉलिटिकल प्रतिनिधियों के स्वरूप में, उनको ही उतने हिसाब से तवज्जो दो, उनको वैल्यू दो। तो बाबा साहब उस वक्त कहते हैं कि मेरी कमजोरी ये हो गई है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं लोगों का जो संघ बना है उसका इफेक्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसे में बाबा साहब ने बहुत कोशिश की। क्लेमेंट एटली है, विंस्टन चर्चिल है, और इवन वो वहां के उसकी क्वीन तक जाकर मिले लंदन में, और बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। ऐसे में हुआ कि जैसा निसर्ग कहता है कि जिसके मन में अगर, जिसका मन बहुत साफ होता है तो सारी कायनात उसको मदद करती है। ऐसे में बात ऐसी बन गई कि बाबा साहब ने जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज किताब लिखी थी, और जब संविधान बनाने के लिए बहुत सारी कमिटियां बन रही थी, तो उस वक्त सबको ये महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर तो इस कमिटी में चाहिए, क्योंकि वो तो बैरिस्टर है।
वो तो फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, रिलीजियस लीडर है। और वो इतने सारे फील्ड में ज्ञानी होने के बावजूद भी अगर हम उनको नहीं लेंगे तो कैसा होगा। तो फिर भी कांग्रेस ने बाबा साहब का दरवाजा बंद कर दिया। जब बाबा साहब इंग्लैंड गए तो उनके जो गुरु थे प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर हेराल्ड लास्की वगैरह, इन लोगों ने विंस्टन चर्चिल को और क्लेमेंट एटली को खत लिखा कि अगर डॉक्टर आम्बेडकर को आप नहीं लेंगे तो हम आपको जो देने वाला जो आपका इंडिपेंडेंस है वो देने के बारे में फिर से सोच सकते हैं, देंगे या नहीं देंगे। तब जाके वहां से अच्छी बात मैसेज आ गई और बाबा साहब को फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेने की बात हो गई। और जब वो बंगाल से चुन कर आए थे और बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, ऐसे में फिर कांग्रेस के ऊपर दबाव आया और बाबा साहब मुंबई असेंबली से चुन कर गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो उस वक्त बाबा साहब कहते हैं कि मेरा संग नहीं होने की वजह से, हम लोग संगठित नहीं होने की वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। उन्होंने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि मुझे तुम लीडर मानो या मैं ही तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड लीडर हूं, लेकिन वो इतना बार बार कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपके बारे में दिन रात सोचता हूं, लेकिन आप है कि इकट्ठा नहीं रहते हो। आप जब तक इकट्ठा नहीं रहेंगे, संघ के रूप में खड़े नहीं करेंगे, तब तक ना तो कांग्रेस और ना ही अंग्रेज सरकार आपको वैल्यू देगी। तो ऐसे में बाबा साहब की बार बार इच्छाओं के बाद हमारे लोग जुड़ते थे, लेकिन वो असेंबली में आवाज नहीं होती थी क्योंकि अकेले थे। लेकिन बात ऐसी हो गई कि बाबा साहब को जब 17 दिसंबर 1946 को जब बोलने का मौका मिला, सिर्फ 10 मिनट मिल गए थे क्योंकि संख्या में सिर्फ एक अकेले ही प्रतिनिधि थे। तो जिसके जितने प्रतिनिधि थे उतना टाइम मिलता था पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो बाबा साहब को सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला, वो भी बाबा साहब का जो व्याख्यान है वो 18 दिसंबर 1946 को था। तो अनजाने में एकदम से राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब का नाम पुकार दिया और कहा, क्योंकि बाकी लोगों को संविधान के ऊपर बात करने की उतनी हिम्मत ही नहीं थी, उतना अभ्यास भी नहीं था। और उनके नजर में आया ये तो बहुत बड़ा स्टालवर्ट है, इंटेलेक्ट है, तो इनको वक्त देना चाहिए। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने तो तैयारी भी नहीं की। तो राजेंद्र प्रसाद कहते कि बाबा साहब आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त का जो 17 दिसंबर 1946 का जो बाबा साहब का संविधान सभा का जो संशोधन है, वो संशोधन केवल हमारे लोगों को ही इकट्ठा करने की बात नहीं करता, वो देश को कैसे राष्ट्र बनाना है, देश को कैसे इकट्ठा बनाना है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को आपने क्यों नहीं लिया असेंबली में, क्यों उनकी बात आप सुनते नहीं हो। उनके तो करीब करीब 75 मेंबर्स चुन कर आए थे सारे भारत से। तो बाबा साहब की एक भाषण से, एक संबोधन से मुस्लिमों को लेना पड़ा, मुस्लिम लीग को भी इन्वॉल्व करना पड़ा और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी उन सबको लेना पड़ा। और उस वक्त के उनके संबोधन का प्रभाव इतना पड़ा कि बाद में जाके बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो उस वक्त बाबा साहब बार बार हर प्रांत में, पंजाब में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में हर जगह जाते थे और अपने लोगों की बड़ी बड़ी सभाएं लेते थे और इतना ही कहते थे कि आप लोग संगठित हो जाओ, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, जितना आप इकट्ठा होंगे उतनी वैल्यू हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मिलेगी, उतनी मेरी आवाज बुलंद होगी। मैं चाहे कितना भी अकेला इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन वहां पर बात तो रहती है कितनी संख्या किसके साथ है, इसके ऊपर। तो ये आज का जो कंसेप्ट अभिषेक राज सिंह सर ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो आप कि अगर सारे भारत के एससी एसटी और ओबीसी के जितने भी वकील हमारे भाई हैं, वो अगर इकट्ठा होते और उनका एक ही संघ होता, तो क्या हिम्मत होती उस जज की कि हमारी केस को डिसमिस करने की वो धमकी देता। तो भाइयों बहनों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की बात है। इतना बड़ा महान बोधिसत्व, दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान होने के बावजूद भी उनके सामने अड़चने खड़ी होती थी क्योंकि उनके साथ संघ नहीं था। संघ था भी तो अकेले इंसान का संघ था। जैसे जो लड़ाई बुद्ध ने अकेले ने लड़ी, लेकिन बुद्ध के साथ संघ बना, तो सारे दुनिया में सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म और संघ का संदेश सारे आधे एशिया में फैलाया। बाबा साहब भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त के ना तो ओबीसी बाबा साहब के साथ थे और बहुत सारे एससी और एसटी के लोगों को भी कांग्रेस ने और पार्टी ने बाबा साहब से तोड़ने की कोशिश की। ये तो शुक्र समझो कि अंग्रेज लोगों ने दबाव लाने की वजह से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी आए
और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अपने इंटेलेक्ट के भरोसे पर वो आ गए, इसीलिए इतना बड़ा संविधान लिखा। सोचो तुम, अगर उस वक्त बाबा साहब के पास स्ट्रेटेजीज नहीं थी, उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती और उनके उनके साथ संघ खड़ा नहीं होता, जो कि 1956 में 14 अक्टूबर को 5 लाख लोगों का संघ उनके सामने खड़ा था। और 5 लाख लोगों के सामने बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञा ली, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब को रोका जाए। उस वक्त तो हमारे लोग इतने ज्ञानी भी नहीं थे, और अन्याय अत्याचार तो आज से कहीं ज्यादा होता था। लेकिन उस वक्त बाबा साहब के साथ 5 लाख लोगों का धम्म दीक्षा लेने वाले लोगों का संघ खड़ा था। इसलिए उस वक्त के लोगों में इतने कठोर धर्मांध लोग होने के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को रोक दिया जाए, या इलीगल है, या हमारे धर्म के खिलाफ ये बगावत है, ऐसा कहा जाए। आज हम लोग करीब करीब 25 करोड़ लोग हैं सिर्फ शेड्यूल कास्ट के। SC ST के पकड़े तो 40 करोड़ लोग हैं, SC ST OBC अगर पकड़ लेते हैं तो करीब करीब 120 करोड़ लोग हैं। इतने बड़े संख्या में होने के बावजूद भी अगर हमारा कोई एक प्रतिनिधि है, वो अगर 22 प्रतिज्ञा लेने की बात करता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये होता क्यों है? हम संख्या में बहुत है लेकिन संघ में नहीं है। जैसा शेर भी अगर अपनी झुंड में नहीं होता, तो लोगों के वो बाकी जानवरों की वो शिकार नहीं कर सकता। तो ये बात आज के जो कंसेप्ट से निकल कर आती है। इसीलिए सारे वकील भाई, जितने भी हमारे एडवोकेट्स बंधु हैं, उनको मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये बात गंभीरता से सोचो कि अगर आप इकट्ठा हो जाते हो तो इनका कॉलेजियम भी हट सकता है। और हर चीज जो है, क्योंकि वकील तो फ्रंट पे काम करता है, वो पॉलिटिकल लेवल भी काम कर सकता है, वो सोशल लेवल पर भी काम कर सकता है, वो पार्लियामेंट में जाकर, सभागृह में जाकर आवाज भी दहाड़ सकता है, वो सारी समाज की आवाज बुलंद कर सकता है। इसीलिए इस बात पर सोचने के लिए आप गंभीरता से विचार करो कि जब तक हम संघ में नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक हमारा भविष्य नहीं बन सकता, चाहे कितना भी अच्छा संविधान हमारे हाथ में क्यों ना दिया हो बाबा साहब ने। ये बात गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बस इतना ही मुझे आज के कंसेप्ट के इसमें सपोर्टिंग बात करनी थी। मुझे संघ ने वक्त दिया, और अगर कोई गलती हो जाती है तो संघ मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो संघो खम्बतुतम मम। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, जय संविधान।